कभी अपने लिए कुछ पल की चाहत रखने वाली नीलू को आज अकेलेपन ने अपनी बाहों में कैद कर लिया है। कभी मेरा घर सास ससुर देवर ननंद पति और बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजा करता था, परंतु आज वही दीवारें मेरी तरह गुमसुम पड़ी हैं। बेटी और बेटा कॉलेज गए हुए हैं। घर के सन्नाटे को भंग करती हुई दरवाजे की घंटी बजती है। नीलू जाकर देखती है, तब तक डाकिया लिफाफा किवाड़ी के अंदर से सरकाकर जा चुका था। लिफाफे को देखकर पहचान की एक क्षीण सी सुगंध मेरी नथनों में समा चुकी थी, परंतु कुछ नासमझ आने की वजह से लिफाफे की ऊपरी लिखावट में ही मस्तिष्क उलझकर रह गया। मैंने बिना खोले ही लिफाफे को रख दिया और कुछ अन्य काम करने चली गई। ज्यादा देर तक मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और आकर आशंकित मन से लिफाफे को फाड़ा। चिट्ठी पढ़ते ही काले अक्षरों में लिखे गए शब्द रेत की तरह मेरी आंखों के आगे बिलक गए। इतने वर्षों बाद मेरे पति का करुण निवेदन। नीलू, मैं अपनी जिंदगी का अंतिम पल काट रहा हूँ। इस घड़ी में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कृपया बच्चों को लेकर एक बार आ जाओ ताकि तुम लोगों से अपने किए की माफ़ी मांगकर सुकून से मर सकूं। चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंखों से अचानक आंसुओं की रसधारा बह निकली। वर्षों से रुके आंसू बांध तोड़कर बह निकले, मानो मेरी वर्षों की साधना किसी भी क्षण उफनती नदी की तरह बह निकलेगी और एक बार फिर से कहीं बच्चों से भी बेसहारा न हो जाऊं। पत्थर पड़कर मेरी उठती गिरती सांसें किसी सिंह के मुंह में फंसे मृगवाशक की भांति छटपटा रही थी। मेरे बच्चे तो पिता का नाम सुनना ही नहीं चाहते थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे चारों ओर दम घोटू वातावरण उपस्थित हो गया है। मेरी धड़कनों की तेज गति ही मुझे जिंदा होने का एहसास करा रही थी। जिस पति का नाम मैंने अपनी जिंदगी की किताब से वर्षों पूर्व फाड़ दिया था, आज उसी का पत्थर पढ़कर मैं व्याकुल होकर छटपटा उठी। पत्थर को हाथों में लिए कितनी ही कुटु और मधुर यादें जीवित होकर चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। मेरे मायके में भरा पूरा परिवार था। ग्रेजुएशन करते ही माता पिता की मर्जी से मेरी शादी मोहन से हो गई। मोहन आकर्षक और सरकारी नौकरी प्राप्त नवयुवक था। मैं मन में ढेरों अरमान लिए हुए ससुराल पहुंच गई। साधारण रूप रंग की मैं इतनी खूबसूरत पति को पाकर निहाल थी। ससुराल में सास ससुर देवर ननद ने अपने स्नेह सम्मान से मुझे घर की बड़ी बहू होने का रुतबा दे दिया। मेरा घर हमेशा सभी की हंसी ठिठोली से गुलजार रहता। इन सब के प्यार के अलावा पति की बेपनाह मोहब्बत से मैं ससुराल में पूरी तरह से रच बस गई। समय के साथ साथ मैं 2 बच्चों, बेटी सुरभि और बेटा विक्की की मां बन चुकी थी। मैं मायके विशेष अवसरों पर ही 2-4 दिनों के लिए ही जा पाती थी। इतना अच्छा परिवार पाकर मैं खुद को भाग्यशाली समझती। मेरी सहेलियां मुझसे मजाक करते हुए कहती, नीलू ध्यान रखना, जीजाजी का अत्यधिक प्यार रोमांस कहीं तुम्हें ठग न ले। मैं भी मुस्कुराते हुए कहती, मेरे पति बहुत भोले और सरल हैं, वे मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन सब कुछ मेरे हाथों से फिसल जाएगा। अपनी सुखद गृहस्थी में डूबी नीलू को बिखराव की आहट का तनिक भी आभास नहीं था। दफ्तर से आकर एक दिन मेरे पति मोहन ने खुशी से अपनी प्रमोशन की खबर सुनाई। परिवार में सभी खुशी से एक साथ चिल्ला उठे, परंतु नोएडा तबादले की खबर सुनकर सभी एकाएक खामोश हो उठे। मैंने भी एक दीर्घ सांस ली। मेरी मधुर कल्पना फुर्स से विलीन हो गई। रात में मैंने अपने पति से कहा, बच्चों के साथ मैं भी नोएडा चलूंगी। मोहन ने मुझे कहा, नीलू मैं भी अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ, परंतु इस उम्र में माता पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। मेरे भाई की भी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, बहन की भी शादी करनी है। सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार उनकी पढ़ाई में बाधा पहुँचाना ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर 2 साल बाद वापस यहाँ तबादला करवा लूंगा, बस कुछ दिनों की ही बात है। मैं भी एक आज्ञाकारिणी पत्नी के समान पति की बातों को मानकर नम आंखों से पति को नोएडा विदा किया। आरंभ में तो मोहन 2-3 महीनों में आ जाता। नोएडा जाने के बाद से मोहन मुझे प्यार भरी चिट्ठियां भेजता। पहले के समय तो चिट्ठियां ही दिल की धड़कनों के समान होती थी। 5 साल का समय बीत चुका था। ननद देवर की शादी हो चुकी थी, देवर की नौकरी भी लग चुकी थी, परंतु इन 5 सालों में मोहन अपने तबादले की बात भूल चुका था। धीरे धीरे मोहन के पत्र आने बिल्कुल बंद हो गए। एक समय ऐसा भी आ गया कि मोहन अपना घर और पता बदल कर न जाने किस स्थिति में गुम हो गया। कुछ समय तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। मेरे मन रूपी आकाश पर आशंकाओं की ढेर बदली लहरने लगी। एक दिन मेरी सहेली ने खिलते लावे के समान खबर सुनाते हुए कहा, पता चला है मोहन ने वहाँ चुपके से दूसरी शादी कर ली है। इस खबर को सुनते ही मैं सन सी रह गई। फिर भी मुझे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने देवर के साथ नोएडा जाकर सच्चाई पता लगानी चाहिए। नोएडा में मैंने मोहन के घर जाने पर देखा कि मेरे पति के साथ एक गोरी चिट्टी लंबे कद की महिला सिंदूर लगाई खड़ी हुई थी। मैंने जब खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो मेरी आहत भावनाएं दबी चिंगारी की भांति सुलगने लगी। मोहन मुझे देखकर मुंह फेरकर अंदर की ओर जाने लगे। मैंने
भावावेश में अवरुद्ध कंठ से पति के हाथों को पकड़ लिया। मैंने हिम्मत करके अपने कंपकंपाते होठों से कहा, मोहन, आप मुझे जवाब दो कि मेरी क्या गलती है, मेरे दोनों बच्चों का क्या कसूर है, आपने मेरे विश्वास को खंडित क्यों किया। मोहन के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह पत्थर की मूर्ति की भांति चुपचाप मौन खड़ा था। जवाब में उसकी नई नवेली पत्नी ने कहा, इतने दिनों तक तुमने पति की मानसिक जरूरतों का ख्याल नहीं रखा। आज झूठ मूठ का अधिकार जताने और रोने आई हूँ। अब मैं ही इनकी पत्नी हूँ। तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगी। मैंने कातर दृष्टि से पति की ओर देखा। मैंने पति के समक्ष अपने हाथ पैर जोड़े, बच्चों की दुहाई दी, परंतु पत्थर दिल पति नहीं पसीजा। उदास सी मैं कुछ देर तक घर के बाहर छलावे में खड़ी रही। मेरे भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। एक जीवन साथी के बिना जीने की कल्पना मुझे डरा रही थी। मुझे ख्याल आ रहा था कि मैंने जो दुनिया अपने लिए बसाई थी, आज उसका तिनका तिनका बिखर गया। वक्त की ऐसी आंधी आई जो एक ही झटके में मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को मेरी पहुंच से दूर ले गई। पति की बेवफाई ने मेरे उपवन जैसे जीवन को कांटों की सेज बना दिया। मेरा दिल कर रहा था कि अभी यही जोर जोर से फुट फुट करूं, परंतु मैंने उस वक्त कठोरता से खुद को संभाला। मैं अपनी आंखों में चमकते आंसुओं को छिपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगी। सच में जिंदगी ऐसे खेल दिखाएगी, ऐसा कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी घुटन और बेचैनी मुझे कभी नहीं हुई थी। मेरा देवर राजन बुत बनकर सब तमाशा देख रहा था। जब मेरा अपमान चरम सीमा पर पहुंच गया, तब राजन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, अब यहाँ से चलो। इनकी आंखों पर बेहा और वासना की पट्टी पड़ चुकी है। इसके लिए सही गलत का कोई पैमाना नहीं है। मैं भी अब उस घुटन भरे माहौल में नहीं रहना चाहती थी। लूटी पिटी सी मैं खोखले मन से घर वापस लौट आई। इस घटना ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। कुछ दिनों तक तो सास ससुर देवर का रवैया सहानुभूतिपूर्ण रहा, परंतु धीरे धीरे सभी की नजरें बदलने लगी। सच ही कहा गया है कि एक औरत को अगर पति का साथ हो तो वह दुनिया से लड़ने की क्षमता रखती है, परंतु अगर ससुराल में पति का साथ नहीं हो तो उसका जीवन पतवार विहीन नौका के समान हो जाता है। ससुराल में मेरी ऐसी ही स्थिति हो गई थी। सबके रहते हुए भी मैं ससुराल में बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे तन मन में पति के रूप में बस मोहन की ही छवि अंकित थी। 10 साल के खूबसूरत दाम्पत्य जीवन को भूलना मेरे लिए आसान न था। इस कारण मैंने न तो कभी पति से तलाक मांगा और न ही पति ने मुझे दिया। आरंभ में जीवन साथी के विरह का दंश मुझे अंदर अंदर घुलाए जा रहा था। मैं बच्चों की खातिर ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी। मेरे देवर की शादी हो चुकी थी। मेरी हैसियत घर में मात्र एक नौकरानी की रह गई थी। सास ससुर की उपेक्षित व्यवहार तो मैं किसी प्रकार झेल लेती, परंतु जब बार बार बेवजह मेरे बच्चों को अपमानित किया जाता तो मेरी ममता करहा उठती। अपमान और क्षोभ से मेरे आंसू निकल पड़ते। बच्चे सहम कर कुंठित हो रहे थे। कठोर फैसला लेते हुए मैं एक दिन बच्चों को लेकर मायके पहुंच गई। मायके में माता पिता ने मेरे खुला दिल से स्वागत किया, परंतु मैं जानती थी कि पिताजी की पेंशन से हम लोगों का गुजारा मुश्किल है। वहाँ मैंने दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाया और खुद भी बीएड की तैयारी करने लगी। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद मेरी सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी लग गई। वक्त की यही अच्छी बात है कि सदैव गतिशील रहता है, रुकता नहीं है। अब मेरी जिंदगी में ठहराव आने लगा। बढ़ती उम्र के साथ पति की स्मृतियों का बोझ विस्मृत हो चला था। बच्चों के साथ मैं अब अपनी दुनिया में मस्त थी। अचानक से आई चिट्ठी ने एक बार फिर से मेरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी थी। चिट्ठी पकड़े हुए ऐसे ही मेरी आंखों के कोर गीले होने लगी। अचानक से बेटे की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। घर के अंदर घुसते ही मेरे कांति विहीन चेहरे को देखकर वह डर गया। उसने पूछा, माँ क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने चिट्ठी बेटे की ओर बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़ते समय बेटे विक्की के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। उसने क्रोध में चिट्ठी एक ओर फेंकते हुए कहा, माँ, जिस आदमी ने हमें बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया, बिना कसूर के अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम किस हाल में हैं, उस आदमी के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। अतीत की कसौली यादें मुझे झकझोर रही थी। मैं दुविधा में थी। उम्र के साथ साथ मैं जिंदगी के इस अध्याय को विस्तृत कर चुकी थी, परंतु एक जीवन साथी के अभाव का दर्द अभी भी मेरे चेहरे में झलक रहा था। आज मैं एक बार फिर से जिंदगी के दोहराए पर आकर खड़ी थी। एक पति के रूप में तो मैं मोहन को कब का अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी, परंतु मानवता के लिहाज से एक मरते हुए व्यक्ति की इच्छा पूरी करना मेरा फ़र्ज़ और धर्म बनता है। मैंने अपने अंदर साहस बटोरते हुए कहा, बेटा, 10 साल मैंने उस आदमी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारी है। वो मेरे दोनों बच्चों के पिता है। इस बात को मैं कैसे भूल जाऊं? आखिर हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। विकी, माँ, उन्होंने अब तक कौन सा दायित्व निभाया है? वह आपके पति हो सकते हैं, हमारे पिता नहीं हैं। आपको जाना है तो मैं नहीं रोकूंगा, पर हम दोनों भाई बहन नहीं जाएंगे। मैं बेटे का कंधा पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम दोनों बताओ मैं क्या करूं? आखिर मेरी भावनाओं का कदर करते हुए दोनों भाई बहन मुझे लेकर नोएडा रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा पति मोहन अस्थि का मात्र पंजर रह गया है। मोहन ने मुझे और बच्चों को देखकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, परंतु नाकाम
याद रहे। लेटे लेटे मोहन ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, नीलू, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मांगता हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किए हैं, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। मैंने कहा, मोहन, अब इस माफ़ी की कोई मतलब नहीं। मैंने भावावेश में आकर दूसरी शादी तो कर ली, परंतु मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसे केवल मेरे पैसों से प्यार है। वह मुझ पर तुम्हें तलाक देने और सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाने का दबाव बनाने लगी। मैं उसकी मंशा समझकर आनाकानी करने लगा। वह क्रोध में आकर मुझे खाने में थोड़ी थोड़ी जहर देने लगी। तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों के द्वारा उसके षड्यंत्र का खुलासा हुआ। पकड़े जाने के डर से वह भाग खड़ी हुई। मैंने कहा, मोहन, तुम्हारे पछताने से हमारा गुजरा हुआ दुखद जीवन हमारी खुशियाँ वापस नहीं ला सकता है। मोहन, नीलू, प्लीज़ दोनों बच्चों को एक बार मुझे पापा कहकर पुकारने को बोलो ना, जिसमें अंतिम समय मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। पिता की दर्द भरी करुण पुकार से दोनों बच्चों भावुक हो उठे। दोनों ने एक साथ कहा, पापा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। बच्चों की आवाज़ सुनते ही मोहन की आत्मा अनंत शक्ति में विलीन हो चुकी थी। मैंने आज तक अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा था। आज मैंने अपने हाथों से सिर का सिंदूर पोंछ लिया और गले से निकालकर मंगलसूत्र मोहन के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों ने मुझे गले लगाते हुए कहा, माँ, थाने चलकर पापा के गुनहगार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। मैं जीवन साथी की बेवफाई का गम भूलकर उसके गुनहगार को सजा दिलाने के लिए उठ खड़ी हुई।